बच्चों, आज हम बात करेंगे कि आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। बहुत पढ़ रहे हैं मैम, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमारे। बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर बार कभी 1 नंबर ज़्यादा बढ़ता है, कभी 2 नंबर ज़्यादा बढ़ता है, कभी फिर 5 नंबर कम हो जाते हैं। तो बहुत ट्राई करने के बावजूद मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो या कोई भी टीचर जिससे भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ में जाता है, बिल्कुल दिमाग में छप सा जाता है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपके मार्क्स बढ़ाने कैसे हैं, आप क्या कर सकते हो, कहाँ पे क्या कमी है जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों, एक मैं आपको सिनेरियो दे रही हूँ, आप खुद जज करना कि उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। 2 किसान हैं, दोनों किसान इक्वली मेहनत कर रहे हैं, इक्वल टाइम दे रहे हैं अपने खेत में, लेकिन एक किसान के खेत में ना बहुत सारे फ्रूट्स उग रहे हैं, बहुत सारे अनाज उग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरा जो किसान है वो भी उतना ही समय दे रहा है, लेकिन उसके खेत में वो ईल्ड नहीं हो पा रहा है। वो भी उतना ही पानी दे रहा है, वो उतना ही समय दे रहा है, उतना ही मेहनत करता है बेचारा, लेकिन वो ईल्ड जो आनी चाहिए ना, वो फ्रूट्स उसको नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगली बार मेहनत करेंगे। अगली बार मेहनत किया, फिर वही रिजल्ट। अगली बार मेहनत किया, फिर वही रिजल्ट। अगली बार मेहनत किया, फिर वही रिजल्ट। तो यही होता है आपके साथ। आप एक टेस्ट देते हो, फिर बोलते हो मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, मतलब आप घंटे बढ़ा देते हो, फिर वही रिजल्ट। उसके बाद फिर मेहनत करते हो, फिर वही रिजल्ट। और आपके पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार मार्क्स आ जाएंगे। फिर अगली बार टेस्ट दिया, फिर फेल। अगली बार मार्क्स आ जाएंगे। तू मेहनत करता रहा, लेकिन दीवार पे धक्का देने से बच्चों कुछ होता है। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। किसी काम को किया हुआ तभी कहा जाएगा जब उसमें कुछ चेंजेस आया है। तो करना क्या है कि जो किसान है उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि भाई तुम चेक करो, सबसे पहले एनालिसिस करो कि क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे खेत में उपज क्यों नहीं हो रही है, क्यों कम यील्ड हो रहा है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है। क्या सीड में गलती है, क्या उसकी मिट्टी में गलती है, क्या वो गलत तरह की मिट्टी यूज़ कर रहा है उसके लिए, क्या वो गलत टाइम पे उसको लगा रहा है, क्या गलती क्या हो रही है उससे, क्या वो बहुत ज़्यादा पानी दे दे रहा है, क्या गलती हो रही है, या गलत फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहा है। एनालिसिस करने के बाद जब हम फाइंड आउट कर लेंगे रीज़न, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि अच्छा ठीक है, मिट्टी खराब थी, हाँ ये मिट्टी इस फसल के लिए नहीं लगेगी, हमको मिट्टी बदलनी है, मिट्टी बदल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, और टेक्नोलॉजी लगाएंगे उसमें, और भी चीज़ें अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब तो दिमाग खुल चुका ना। तो आपको भी क्या करना है बच्चे, सबसे पहले जब भी आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मान लीजिए बायोलॉजी की मैं बात करती हूँ, बायोलॉजी का पेपर दे करके आए, घर आने के बाद फिर से वो पेपर दीजिए, एकदम ऑनेस्टली वो पेपर दीजिए बिना आंसर देखे हुए, फिर से वो पेपर दीजिए, एंड देन पेपर देने के बाद उसके मार्क्स निकालिए, सबके मार्क्स देखिए। फिर आप एनालिसिस कीजिए कि क्या पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ऑनेस्टली आता था कि तुक्का मारा था, तो वहां लिखे तुक्का। सेकंड क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो लिखो कि क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर सिली मिस्टेक हुए, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स। तो वहां पे आपको क्या लिखना है कि सिली मिस्टेक हो गया। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन पे आइए। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन में जनरली हमारे साथ क्या होता है कि ऊपर का कॉन्सेप्ट पता होता है, नीचे का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या आंसर होगा ये नहीं पता होता हमको। एग्जैक्टली क्या आंसर होगा ये नहीं पता होता। तो हमको जो कॉन्सेप्ट पता होता है उससे हम कहानी गढ़ के एक आंसर टिक कर देते हैं। तो आपको ये सोचना है, क्या रियल में ये आंसर आपको पता है, क्या रियल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वहां लिखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर नहीं है तो लिखिए ऑनेस्टली कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरा। और उस कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, उस कॉन्सेप्ट पे जिस पे तुक्का मारा है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, और जिस पे सिली मिस्टेक किया है उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट देंगे तो ये जो टॉपिक
जिसमें आपने गलती की थी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो सिली मिस्टेक की थी, आप जब काउंट करेंगे कि अरे इतने सारे मेरे सिली मिस्टेक हो गए थे, तो जब आप टेस्ट दे रहे होंगे ना तो दिमाग में बैठा रहेगा कि मैं सिली मिस्टेक बहुत करता हूँ, तो मुझे अब ध्यान देना है। ठीक है। और ज़्यादा बेटर होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो उस पेपर को देख के जाएं कि मैं इतना तुक्का मारता हूँ और तुक्का मेरा 2 बार सही हुआ, बाकी चांस में गलत हुआ, तो मेरे जो नेगेटिव मार्क्स आए हैं वो तुक्का मारने की वजह से आए हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। ये छोटी सी जो स्ट्रेटजी है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। अगर आप इसके लिए एक अलग से कॉपी बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है, तो जो जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा वो लिखिए क्वेश्चन पेपर में और उसके बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा। ये छोटी सी मेहनत करने से आपका मार्क्स बहुत बढ़ेगा। आप जो माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे आपके। 2-3 टेस्ट के बाद ही ना आप माइनर मिस्टेक करना छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थर्ड, आपके अंदर एक अच्छी चीज आ जाएगी कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई कि पढ़ना और उसके क्वेश्चन करने में बहुत अंतर होता है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ABCD पूरी अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से आती है। अभी मैं बोल दूं कि चलो इसके क्वेश्चंस करा दें ABCD के, बोलोगे हाँ मैम, आंख बंद करके। और वहां पे मैं क्वेश्चन दे दूं कि 18th नंबर अल्फाबेट कौन सा है, 22 नंबर अल्फाबेट कौन सा है, तो आप जोड़ना शुरू कर दोगे। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ABCD बिल्कुल रटा हुआ है, यहाँ दिमाग में छपा है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है। अगर मैं बोलूं कि 18th अल्फाबेट से जो लेफ्ट है, लेफ्ट 4th और उसके सेकंड राइट कौन सा अल्फाबेट है, नहीं बना पाओगे। तो ऐसा ही होता है बच्चे कॉन्सेप्ट्स के साथ। कॉन्सेप्ट्स हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है, टीचर ने बिल्कुल कहानी बना करके समझा दिया, आपके दिमाग में भर दिया कॉन्सेप्ट, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है आपको ये तो आना चाहिए ना। उस कॉन्सेप्ट से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो घुमा फिरा के आपको दिमाग कैसे लगाना ये तो आना चाहिए आपको। तो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन उठाया, पीछे आंसर भी देख रहे हैं और लिख रहे हैं। मोस्टली बच्चे यही करते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पेशेंसफुली क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो भी टाइम दे करके। ये नहीं एक क्वेश्चन आधे घंटे में कर रहे हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर टाइम लिमिट दे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तभी आपके क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। मोस्टली बच्चों के साथ एक और चीज होती है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से समझा हुआ है, बिल्कुल मस्त तरीके से बिल्कुल समझा सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देखा ना दिमाग से ब्लैंक, क्या लिखा है दिमाग में घुस ही नहीं रहा है क्वेश्चन, ऐसा होता है। फिर कुछ भी रैंडमली कोई भी ऑप्शन देखा, उसको टिक कर गया, हाँ चलो ये देखा हुआ है कहीं पे। ऐसा करते हो ना कि क्वेश्चन देखा, दिमाग में नहीं घुस रहा है क्वेश्चन। क्यों नहीं घुस रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चंस की, कभी क्वेश्चंस को उससे पहले देखा ही नहीं है। तो जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन को देखोगे नहीं, तो क्वेश्चन नया नया सा लगेगा ना, उसका दीदार तो नया लगेगा ही। और जब नया लगेगा तो फिर लगेगा कि क्या इसमें समय वेस्ट करना है, क्योंकि आपको उसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड फिर जो भी मिलता जुलता जो आपने कभी पढ़ा होगा वो ऑप्शन आप टिक कर दोगे, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो ये भी चीजें होती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ। हर दिन जो टॉपिक समझा है उसका ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करो और देखो कि आपको वो टॉपिक एक्चुअल में समझ में आया कि नहीं। एंड नेक्स्ट डे फिर टीचर से बोलो कि मैंने क्वेश्चन किया, मुझे नहीं समझ में आया मैम बहुत अच्छे से, मुझे फिर से समझाइए, मुझे ये चीज़ और अच्छे से बताइए। क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। हर चैप्टर के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 50 से 100 क्वेश्चन में सब इजी वाले नहीं होने चाहिए, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट तीनों होने चाहिए। सारे डिफिकल्ट लेके बैठ जाओगे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते बहुत पुराने और कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं जो कभी आए नहीं हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। फिर वो ऐसे टॉपिक्स देखते हैं, ऐसे वर्ड्स देखते हैं, बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको इजी से स्टार्ट करना है,
मतलब 1 लाइन वाले डायरेक्ट, तो मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड देन फिर मीडियम क्वेश्चन, फिर आप स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन करो, मैच दी फॉलोइंग करो, एंड देन फिर आप असर्शन रीजन पे जाओ। असर्शन रीजन लास्ट में करो ताकि डीमोटिवेटेड ना हो, समझ गए। और असर्शन रीजन करने की टेक्निक क्या होती है, असर्शन जो है उसके बगल में आप वाई लिख दो, एंड नीचे जो रीजन है वो क्या है, बिकॉज। बिकॉज ये चीज होती है। अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो नीचे जो रीजन है वो एक स्टेटमेंट है, और उसके बाद लिखो दैट्स वाई। ऊपर वाला जो असर्शन है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, दैट्स वाई, ये ऐसा होता है, समझ गए। तो ये छोटी छोटी चीजें ही बच्चे लाइफ में चेंजेस लाती हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आपने सोचा होगा कि नेहा मैम तो कुछ मिरेकल देने वाली हैं कि बिना हार्डवर्क किए बस कुछ यूं चुटकियों में ना कुछ होने वाला है, तो आप गलत वीडियो में आए हो बच्चे। देयर इज नो स्केप फ्रॉम द हार्ड वर्क। हाँ, आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकते हो, ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज अपना के। आपने कॉपी में लिख लिया, ये क्या है, स्मार्ट वर्क ही तो है कि आप बिल्कुल उस पर लगे पड़े हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, सर पीट रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो। मतलब 8 घंटे पढ़ रहे थे 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, जितना पढ़ रहे हो उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि उससे कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए तो बना लो। तो जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद एनालिसिस करो कि मैं तुक्केबाज हूं, ठीक है, या मैं नकल मारता हूं। क्वेश्चन करने के बाद मैं तुरंत आंसर देखने लगता हूं, नकल मारता हूं। क्वेश्चन टेस्ट करने के बाद जितने गलत हुए उसको छोड़ दिया, अच्छा इतने नहीं बने कोई बात नहीं, बाद में बने। बाद में कैसे बन जाएंगे, अगर अभी नहीं बने बाद में कैसे बन जाएंगे, बाद में तो और आप भूल जाओगे। एक और बात, आप जब भी कभी रिवाइज करते हो बच्चे, चीजों को कैसे रिवाइज किया जाता है, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट मंथ, ठीक है। 1:1:1 का रेशियो होना चाहिए। कोई भी चीज, जैसे मान लो बायोलॉजी आपने पढ़ी, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ा, वर्किंग ऑफ हार्ट आपने आज पढ़ा है, ठीक है, आज ही लेक्चर लिया है उसका, 1 घंटे का लेक्चर। तो सोने से पहले उसको रिकॉल करो माइंड में कि क्या क्या पढ़ा था, और अगर रिकॉल करने पे याद ना आए अच्छे से तो एक बार एक झलक देख लो, ठीक है, फिर उसको रिकॉल करो, बिल्कुल उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बनाओ बच्चे। फोटोग्राफिक मेमोरी बनाने से वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन कभी भी समय मिलते ही, सुबह कर सकते हो तो अच्छी बात है, अर्ली मॉर्निंग आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद 1 वीक बाद फिर उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो कि कितना याद है। तो भाई जो 1 घंटे में पढ़ा था उसका रिवीजन आपका आधे घंटे में हुआ, फिर उसका रिवीजन आपका 20 मिनट में हुआ, फिर 1 मंथ के बाद फिर से पढ़ो। हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता है कि आप भूल जाओ, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने सेम डे रिवाइज किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन किया, फिर आप 1 वीक बाद रिवाइज कर रहे हैं, फिर 1 मंथ बाद रिवाइज कर रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप भूलो। लेकिन अगर आप भूले भी हैं तो एक बार जब रिवाइज करेंगे तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मेहनत करने से आपका कभी बैकलॉग भी नहीं होगा, आगे भी बढ़ते जाओगे, एंड इसके साथ साथ आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। मुझे नहीं पता कि जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से कितने % ही इसको अप्लाई करेंगे, मोस्टली इसको सुनकर भूल जाएंगे। कुछ चाहते हैं अप्लाई करना लेकिन अप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लेजीनेस, उसके आगे तो जीत नहीं है ना। हाँ, डर के आगे जीत है लेकिन लेजीनेस के आगे जीत नहीं है। तो उसके आगे तभी जीत है जब जिंदगी की पड़ती है, जिंदगी से जब मार पड़ती है ना, या घर वालों से जब मार पड़ती है, तभी जो है दिमाग आपका बोलता है नहीं कर ले भाई, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो खुद को मारा भी करो, मार्क्स कम आते ना, गाल पे थप्पड़ लगाया करो खुद को, समझ गए, ताकि जो ब्रेन है ना, ब्रेन को याद रहे। और अच्छे मार्क्स लाते हो तो चॉकलेट भी खाया करो ताकि ब्रेन को वो हैप्पी मेमोरी याद रहे। और जब खुद को थप्पड़ मारोगे तो ब्रेन को वो वाली मेमोरी याद रहेगी, वो उससे दूर रहना चाहेगा कि भाई
ये वाली मेमोरी नहीं चाहिए, थप्पड़ वाली मेमोरी नहीं चाहिए। आई होप कि मेरी बातें आपको याद रहें, आप इस पर मेहनत करें, और अगर आप इसको करके देखते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप इसको करके देखते हैं, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।